हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संध्या साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सारे बच्चों को मिल नहीं पाता है। तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो हम जनरली कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, कहते हैं कि यह साइंस का एक ऐसा ब्रांच होगा, केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच होगा जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे, उसके अकरेंस के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। इस क्रम में हम सबसे पहले इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा सबसे आसान सा डेफिनेशन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हम स्टडी करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन बना ही रहता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमको डिफाइन करना होता है, किसी बच्चे से पूछा जाता है तो वो सिंपली कह देते हैं कि सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब वैसे यौगिक जिसमें कार्बन होता है वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दे रहे तो इसका मतलब है हम तो CO2 भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम Na2CO3 को भी क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जा सकता है अगर उस डेफिनेशन को देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे थे, बताए आपको कि डेफिनेशन क्या था मेरे पास, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस हिसाब से हमको कहना चाहिए कि सर CO2 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, Na2CO3 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एज यूजुअल आप और भी ले सकते हो एग्जांपल में, जैसे CaCO3 हमारे पास होता है, या फिर हमारे पास होता है NaHCO3, इस सब में देखिए कार्बन है, बट ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो कैसे हम पता करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कैसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ये मेरे पास दो मेजर काम होंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कोई कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब तो हम उसका स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर को जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो आइए हम बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब आइडेंटिफाई करने का मेरे पास एक ही तरीका हो कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और हमको ये पता करना है कि कौन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन क्या है, इनऑर्गेनिक है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वो क्या है, तो वो ये होगा कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है इसका क्या बिहेवियर है ये जान लें, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन होगा इसका नेचर कैसा होगा, इस दोनों का अगर हम नेचर पता कर लें, यानी कि हम ये काम कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन में क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन में क्या प्रॉपर्टी है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, और हम यही पता करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कंपाउंड ऑर्गेनिक है या फिर नहीं। तो कैसे पता करेंगे, तो दो मेजर तरीका है इसके लिए। एक तरीका है बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसके हेल्प से, तो हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से करते हैं। तो दो तरीका मेरे पास होता है, एक ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा तरीका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। कहते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसका जनरली नेगेटिव होगा,
जनरली क्या होगा, निगेटिव होगा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कोई कार्बन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जनरली पॉजिटिव होगा। अभी हम निकाल के ही बताएंगे आपको, फिलहाल समझते हैं छोटी छोटी चीजों को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए नेगेटिव, जनरली ऐसा ही आपको मिलने वाला है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, आपको पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली दूसरी बात करेंगे तो यहां पे यह क्या करेगा, यह शो करेगा किसको, तो आपने एक फेनोमेनन पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि प्रसंस्करण के बारे में। और यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इस फेनोमेनन को शो नहीं करेगा। तो मेरे पास ये दो काम है जो हमें करना है। एक तो पहला काम ये होगा कि हम जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से, और दूसरा क्या होगा, हाइब्रिडेशन के हेल्प से। तो आइए हम पहले कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हम लिखते हैं CO2, या फिर हम लिख देते हैं मान लीजिए Na2CO3, या हम दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें, दो ऑर्गेनिक भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं CH4, या फिर लिख देते हैं CH3OH मान लीजिए। अब आप देखेंगे दोनों कंपाउंड में हम क्या करते हैं, इन सभी में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे, तो निकालने तो आप सब लोगों को आता ही होगा। कार्बन का हमें निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, -2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना, अगर हम CO2 में कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर यह न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इस कंपाउंड पे कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो यह कौन सा कंपाउंड हो गया, यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास है, न्यूट्रल कंपाउंड आपके पास है। और इस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो दैट मीन्स कि इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो एडिशन होगा ऑक्सीजन नंबर का, वो कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा। मतलब अगर हमको मान लीजिए कार्बन का निकालना है तो कार्बन का ऑक्सीजन नंबर मान लीजिए X, और ऑक्सीजन कितना होता है, -2। एक ऑक्सीजन का -2 हुआ, दो ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किए और इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो आप देखिए यहां से X का वैल्यू आपको कितना आ गया, +4। तो आया ना प्लस। तो यहां पे आप देखिए CO2 में भी कितना आया, पॉजिटिव आया। अगर हम Na2CO3 की बात करते हैं तब देखिए सोडियम का होता है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का हो गया X मान लिया गया, कार्बन का X मान लिए, और इसका हो गया -6, अगेन 0 होगा। तो फिर से देखिए X इक्वल टू अगेन आपके पास कितना आ गया, +4। तो आप क्या देख रहे हो कि हम दोनों ही केस में पता कर लिए कि कार्बन का ऑक्सीजन में कितना आ रहा है, +4। अब बच्चा कुछ और भी बात करता है, कहता है सर कि हम तो ये पढ़े हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है सर कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए। कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए हम एक एग्जांपल वो भी ले लेते हैं कि जैसे मेरे पास NaHCO3 है, तो यहां तो कार्बन ही प्रेजेंट है और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। एक और कंपाउंड अगर हम बात कर लें जैसे CH3COOH है, देखिए दोनों में ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, नहीं यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ भी हाइड्रोजन है। बट यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि यह एक कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ये भी डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे भी कि जो जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ये सभी एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं, फिर भी यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये क्या है, ये आपका इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ये बात भी नहीं कह सकते हैं। और यहां पर अगर हम निकालेंगे, अगर इसका ऑक्सीजन नंबर देखें तो यह कितना आएगा, हाइड्रोजन सोडियम का हो गया +1, हाइड्रोजन का भी कितना हो गया +1, कार्बन कितना हो गया, कार्बन का हो गया आपका X मान लिए, और इसका कितना हो गया -6 इक्वल टू 0, फिर से X इक्वल टू +4 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो एक नेचर हुआ
इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हम इनऑर्गेनिक का निकाल के देखें ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पे देखिए, तो आप निकालेंगे तो कार्बन का x हो गया और हाइड्रोजन का हो गया +1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया -4। यहां देखिए निगेटिव आया, यहां पे क्या आया, यहां पे निगेटिव आ गया। अगर हम यहां बात करेंगे इस कंपाउंड में, तो यहां पे भी देखेंगे कार्बन का आया x, इसका हो गया 3 और 1 4 है तो +4 लिख देते हैं डायरेक्ट, और इसका कितना हो गया -2 इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल कितना आ गया -2। तो आप देख रहे हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन होंगे वह जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन क्या करेंगे, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। तो ये एक मेन फीचर हुआ आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये पहला कैरेक्टर हुआ। तो इस कैरेक्टर को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो हम इसको जरा लिख देते हैं। चलिए, तो हम पहला फीचर लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन सामान्यतः नेगेटिव ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। यह हम पहला बात कह सकते हैं। और कभी कभी यह 0 भी हो जाएगा, जैसे अभी हम लिखे थे एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन लिख देते हैं आपके पास। अभी हम एक एग्जाम्पल लिखे थे CH3COONA, यहां पे देखेंगे तो 0 आएगा। देखिए 1 2 कार्बन हो गया 2x प्लस 3 हाइड्रोजन और 1 सोडियम, हाइड्रोजन का हो गया +3, सोडियम का हो गया +1, और ऑक्सीजन कितना हो गया -2 यानी कि 4, तो -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है भी है जहां पे आपका जो कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है 0। तो जनरली निगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी क्या आने वाला आपके पास 0 भी आने वाला। तो निगेटिव आ जाए 0 आ जाए तो यह समझ लेना है कि वह कौन सा कंपाउंड होगा, वह आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। दूसरा, अगर हम वही बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी पे, तो दूसरा प्रॉपर्टी जो होगा वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन हाइब्रिडाइजेशन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यह पॉजिटिव होगा और ये प्रदर्शित नहीं करेगा। तो एक तो आप जाने ऑक्सीकरण संख्या के बेस पे, दूसरा हम आपको बता रहे हैं हाइब्रिडेशन के बेसिस पे। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह बात आ रही हो कि सर ये हाइब्रिडेशन क्या है। तो केमिकल कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है क्लास 11th का, वहां पढ़ना था आपको। तो हम जरा इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए, उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा सर, तो आप क्या कहोगे, आप कहना सर कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने वैसे यौगिक जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जनरली नहीं हो।
मतलब कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं हो। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि Na2CO3 हमने लिखा था, तो ये कार्बोनेट कंपाउंड हो गया, और NaHCO3 हमने लिख रहा है, तो ये क्या हो गया, बाइकार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट कंपाउंड नहीं हो, बाइकार्बोनेट नहीं हो, तो इन दो कंपाउंडों को छोड़ के बाकी जो जनरली कार्बन कंटेनिंग और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, वो जनरली क्या होंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हो कि सर वैसे यौगिक, चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि तत्वों से बने वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः नेगेटिव होती है एवं यह हाइब्रिडाइजेशन घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि कार्बोनेट कंपाउंड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इत्यादि से बने यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हो सर NaHCO3, Na2CO3, ये सब, ये आपके पास एग्जांपल है CaCO3। तो ये सब जो कंपाउंड है, ये सब आपके जनरली क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में आपके कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होगा, और भी एलिमेंट होंगे, लेकिन वहां पे कार्बन का ऑक्सीजन नंबर नेगेटिव होगा और यह क्या करेगा, हाइब्रिडेशन को शो करेगा। लेकिन एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आप ध्यान रखना, वो क्या कि CO2 एक ऐसा कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइब्रिडाइजेशन की घटना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहां पर हाइब्रिडेशन था किसका है, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, कितना होगा, sp, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर हाइब्रिडेशन को, तो आपने पढ़ा होगा कि सर हाइब्रिडेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके नंबर की बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके नंबर की बेसिस पे हम हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड पर हम बात करेंगे अब, मतलब हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडेशन पे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। तो चलिए हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन के बारे में, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। दो बेसिक चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो पढ़ेंगे हम जीओसी को इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को जानेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, हमें आनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो जनरली हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होता है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण कोई न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। उसी न्यू ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर हमको हाइब्रिडेशन जानना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जानना पड़ेगा। अब ऑर्बिटल का शेप भी अगर आपको पता हो तो आपने पढ़ा होगा कि सर 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका s, दूसरा होता है p, फिर होता है d, और फिर क्या होता है f। ये 4 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं हमारे पास। s का शेप कैसा होता है? s का शेप जो होता है वो होता है स्फेरिकल, नहीं इस तरह से, इस तरह से इसका शेप होगा। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका z एक्सिस, x y और z एक्सिस। वही हम p की बात करते हैं तो p का शेप कैसा होता है, डंबल होता है। डंबल, डंबल का मतलब क्या होगा, अगर हम x एक्सिस के लोग बात करेंगे तो ऐसा होगा, ये x एक्सिस का लोग हो गया हमारा। अगर हम y एक्सिस को लोग बात करेंगे तो ऐसा होगा, और अगर हम z एक्सिस के लोग बात करेंगे तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हम ऑर्बिटल का नाम भी दे देते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं px, इसको क्या कहते हैं py, और इसको कहेंगे pz। तो ये p का, और d का क्या होता है, d का होता है डबल डंबल। डबल डंबल दैट मीन्स कि इस तरह से उसका शेप होगा, 2 डंबल बना दीजिए। इसका भी ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा, और इसलिए यह 5 टाइप्स का होगा। अभी हम फिलहाल एक टाइप की बात कर लेते हैं, x z y। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, s p और d का जो शेप है, इसी शेप के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका ओवरलैपिंग करेंगे। f का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, माना जाता है कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका शेप अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। या कभी कभी आपको मिलेगा कि यह लोटस के आकार का है। कैसा है? लोटस के आकार का। तो हम कह सकते हैं कि अब हम इसी शेप के बेसिस पे क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं। ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होगा उसी बेसिस पे हम क्या बात करेंगे, इस हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेनन को समझेंगे। तो हम बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की। आइए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को जानेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब यह हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के, वो क्या होते हैं, वो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए, नए नए कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। दैट मींस की साझेदारी करते हैं। जैसे हम एक सिंपल सी बात करें तो हम कह सकते हैं, अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए हम H2 मॉलिक्यूल की ही बात कर लें, सर तो हम लोग H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देख रहे थे। तो H2 मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास है, होता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी होगा, उसके पास भी क्या होगा, 1s1 होगा। दैट मींस कि आप क्या देख रहे हो कि इसके पास जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, 2 s ऑर्बिटल। एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा हाइड्रोजन हो गया ये जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए यहाँ आपके पास H मॉलिक्यूल है, H एटम, यहाँ इसको H डैश मान लेते हैं। तो H2 कब कैसे बनेगा, H2 कैसे बनेगा, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, मतलब इसके और भी इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके पास एक ऑप्शन है कि ये दोनों क्या करें, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ मूव करें। मान लीजिए अगर, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि ये जो होता है इस तरह से, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये एक और दूसरा जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, ये दोनों ओवरलैप कर लेते हैं इस तरह से। और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक नया ऑर्बिटल बनेगा इस तरह का, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होंगे, एक दूसरे के साथ
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर क्या हो गया, यहां पर केमिकल बॉन्ड बना, यहां पर क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड बना। और इस केमिकल बॉन्ड को हम लोग बाद में जाने पढ़े हैं, हम लोग पहले ही कि क्या पढ़े थे हम इसको, हमने इसको नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की जब समान साझेदारी होगी तो क्या बनेगा आपका केमिकल बॉन्ड में, वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो हम ये बात किए थे। अभी अब यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पे जो ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को जो पेयर करने के लिए क्या किया, ओवरलैप किया ना, इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको ये जो कंपाउंड, ये जो नया आपके पास ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, इसको हम एक नाम देते हैं, कहते हैं या आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ यहां से पूरा अंत तक, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडेशन का आपका फेनोमेनन है, आप कह सकते हो। लेकिन यहां पर अभी हम हाइब्रिडेशन की बात नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे हम, क्योंकि हाइब्रिडेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, मतलब एक s तो दूसरा क्या होगा p, तो हम वहां पर उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे कि हाइब्रिडेशन की बात हम जब करेंगे, अभी फिलहाल हम ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं, और फिर हम लोग हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल तो इस तरह से हो रहा है आपका कि दो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और क्या करेंगे, एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम करेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के नाम से जानेंगे। अब आगे बात करते हैं, अब हम दूसरा डिफरेंट, मान लीजिए हम दो ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक s ले लें, दूसरा p ले लें, तो इस तरह से हम करवा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए sp ओवरलैपिंग की बात करें, एक तो हम ss ओवरलैपिंग देखा, भी क्या देखा हमने अभी, ss ओवरलैपिंग का हमने एक एग्जांपल देखा, जहां पे आप क्या देख रहे थे कि ये आपके पास एक s और ये एक दूसरा s, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप किए, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, आपस में इस तरह से ओवरलैप हुए, और तब एक फॉर्म बना, एक नया कंपाउंड, एक नया मॉलिक्यूल बना, एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम दिए। तो ये एसएस ओवरलैपिंग था। एसएस ओवरलैपिंग के थ्रू जो है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बाबू, वो बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यह सिग्मा बॉन्ड बनेगा एसएस ओवरलैपिंग के थ्रू। वहीं हम एसपी ओवरलैपिंग की अगर बात कर लें, एसपी ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं अगर, जिसमें होगा एक s होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा मान लीजिए p ऑर्बिटल होगा। यहां पे दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है और इसका ओवरलैपिंग अगर कराते हैं हम लोग, ये आपका s और दूसरा आपका p वाला, तो यहां पर क्या होगा, sp ओवरलैपिंग होगा और फिर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेगा इस तरह से। यहां पे फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यह भी कौन सा बॉन्ड बना, यह भी आपका सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये आप देख रहे हो कि एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, फिर होगा पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप से होता है, एक होता है हेड टू हेड, दूसरा होता है साइड बाय साइड। तो अगर हेड टू हेड हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो कैसे करवाएंगे, साइड बाय साइड होगा तब क्या होगा। तो इस तरह से हम कई तरह से ओवरलैपिंग को जानते हैं, तो हम उस दोनों को भी देख लेते हैं। फिलहाल हमको काम है एसपी ओवरलैपिंग से। तो अगर हम पीपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो या मान लीजिए ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल हो गया, एक दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, और ये दोनों पी ऑर्बिटल्स क्या ओवरलैपिंग होगा, तो इस तरह से ओवरलैप करेगा ये, जहां पे फिर से क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया हेड टू हेड पीपी ओवरलैपिंग। हेड टू हेड पीपी ओवरलैपिंग। अगर हम वही बात करेंगे साइड बाय साइड पीपी ओवरलैपिंग की,
तो साइड बाय साइड अगर होता है, जैसे मान लीजिए हम इस तरह से बात कर लें कि एक ये s हो, ये एक p ऑर्बिटल हो गया और एक दूसरा p ऑर्बिटल आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट है, मान लीजिए यहां भी प्रेजेंट है दोनों लोब में, मान लीजिए अगर, तो साइड बाय साइड अगर ओवरलैपिंग होगा तो इस तरह से होगा कि ये आपका एक ऑर्बिटल आया या एक दूसरा ऑर्बिटल आया और दोनों का ओवरलैपिंग यहाँ पे देखिए दो जगह पे हुआ, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यह ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, पाई बॉन्ड। ये सब बातें हम लोग क्लास 11th में ही कर चुके होते हैं, अभी हम छोटा छोटा आपको केवल डेमो दे रहे हैं इस तरीके से लिए, क्योंकि आप इसको एक बार फिर से देख लें, क्योंकि आपने पढ़ा है क्लास 11th में ही, तो उस पर हम लोग विशेष डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम लोगों को जो कम बात पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन के बारे में। तो हम यहाँ पे हेड टू हेड पीपी ओवरलैपिंग देखा, जहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर साइड बाय साइड होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हम लोग ओवरलैपिंग की बात किए। अब हम लोगों को क्या करना है, हाइब्रिडेशन की बात करनी है। हाइब्रिडेशन क्या होगा उस पर डिस्कस करना है। तो आज हम लोग क्या किए, अभी फिलहाल हम लोगों ने ओवरलैपिंग को देखा कि कैसे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कंप्लीट करवाएंगे हम। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में आपको ये ध्यान रखना है, चार बातें हम चार तरह से ओवरलैपिंग कराए। कौन कौन, एक हुआ आपका एसएस ओवरलैपिंग, तो यह ध्यान रखेंगे कि एसएस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा आपका, एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यह ध्यान रखेंगे, यह पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर एसपी ओवरलैपिंग होगा, एसपी ओवरलैपिंग अगर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहां पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, अगर पीपी ओवरलैपिंग होता है, पीपी ओवरलैपिंग, उसमें भी कैसे, तो पीपी ओवरलैपिंग हो लेकिन हेड टू हेड हो, कैसा हो, हेड टू हेड हो, तो क्या बनेगा आपको, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और नंबर 4 क्या ध्यान रखना है कि अगर पीपी ओवरलैपिंग अगर आपका साइड बाय साइड हो रहा हो, साइड बाय साइड हो रहा हो, तब क्या बनने वाला है, तब आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हम ओवरलैपिंग पर डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।